हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में रिडक्शन पोटेंशियल। देखिए, हम जानते हैं कि जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक मेटल होते हैं और मेटल की टेंडेंसी होती है टू लूज द इलेक्ट्रॉन। वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? लूज करते हैं। तो जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो ये अपने आयंस के फॉर्म में जाएंगे। तो अब हमको ये देखना है कि ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट जब अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके आयंस के फॉर्म में जा रहे हैं तो इनके आयंस की स्टेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो अगर हम इनके आयंस की स्टेबिलिटी देखें तो हम ये कहते हैं कि इन एक्वस मीडियम स्टेबिलिटी ऑफ M+N डिपेंड अपॉन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की एंथैल्पी पर डिपेंड करता है। अब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता था, इसको समझिए। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है? देखिए, जब हम किसी भी मेटल को, जैसे हमारा मेटल सॉलिड के फॉर्म में है, जब मेटल सॉलिड को हम लोग क्या करते हैं कि वाटर में ऐड करते हैं। ठीक है, तो वाटर में ऐड करने के बाद यह मेटल M+N के फॉर्म में चला जाता है प्लस गैसियस स्टेट में आ जाता है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो गैसियस है इसके साथ बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं? एसोसिएट हो जाते हैं। तो जब हम मेटल को वाटर में ऐड करते हैं तो मेटल जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं और M+N के फॉर्म में चले जाते हैं और इनके साथ चारों तरफ क्या होता है? वाटर के मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो एंथैल्पी में चेंज आता है, इसी एंथैल्पी में चेंज को हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। अब ये जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो एक स्टेप में देख रहे हो, ठीक है, इसके अंदर जो है मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मेटल सॉलिड होता है यह पहले जाता है मेटल गैस में, अपने गैसीय स्टेट में जाता है। तो जब सॉलिड अपने गैसीय स्टेट में जाता है तो यहाँ पर जो एंथैल्पी में चेंज आता है उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, या हम बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो जब हम सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर हमको एनर्जी क्या करनी पड़ती है? देनी पड़ती है। इसका मतलब एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन जो है वो कैसा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब मेथैल्पी ऑफ गैस, ठीक है, अगर एंथैल्पी ऑफ अगर हम बात करते हैं मेटल गैस का, तो अब यह मेटल गैस से हम इलेक्ट्रॉन को क्या कराते हैं? लॉस कराते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए जो मेटल गैस है, ठीक है, इससे अगर मैं n इलेक्ट्रॉन को क्या कराऊं, यहाँ से n इलेक्ट्रॉन को मैं लॉस कराऊं। ठीक है, तो जब कोई मेटल से इलेक्ट्रॉन क्या होता है? लॉस होता है, तो वहां पर जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको बोलते हैं हम लोग हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो मेटल गैस से मेटल +N स्टेट में जाने की जो एनर्जी देते हैं इसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन या आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये भी वैल्यू किस में होती है? पॉजिटिव होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको एनर्जी क्या करनी पड़ती है? देनी पड़ती है। अब ये जो M+N जो है यह वाटर के मॉलिक्यूल के साथ क्या करता है? एसोसिएट करता है। वाटर के मॉलिक्यूल के साथ क्या करता है? एसोसिएट करता है। कैसे? आपको मालूम है कि M+N मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और जो वाटर होता है, वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण इसके अंदर पोलैरिटी आ जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हाइड्रोजन से, तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अब इसका ये नेगेटिव वाला इसको पॉजिटिव अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ऑक्सीजन का जो नेगेटिव वाला है वो मेटल आयन के पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो जब यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी, और उसी रिलीज एनर्जी को हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि M+N, ठीक है, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि मैं इस चीज को एक काम करता हूँ, यहाँ से सीधे मैं इसको देता हूँ। ठीक है, M+N इसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल एसोसिएट कर रहा है
और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बोल रहे हैं। ठीक है, तो M प्लस एन किस में चला गया, M प्लस एन एक्वस स्टेट में। ठीक है, इसको हमने क्या बोला, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। जब वाटर के मॉलिक्यूल से एसोसिएट होते हैं एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो कि यही रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा है और यही रिएक्शन मल्टीपल स्टेट में हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान दें कि देखिए कि अगर यहाँ पर हम ध्यान दें कि अगर सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो रहा है तो एंथैल्पी में चेंज कितना आ रहा है, डेल्टा RH, और यही मल्टीपल स्टेप में हो रहा है तो हम बोलते हैं डेल्टा SUBH प्लस एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, हम लोग जानते हैं हेसेस लॉ। हेसेस लॉ कहता है क्या है कि अगर कोई रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा है और वही रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में हो रहा है तो सिंगल स्टेप में जो एंथैल्पी में चेंज है वो मल्टीपल स्टेप में एंथैल्पी में चेंज के सम के क्या आता है, इक्वल आता है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो दोनों वैल्यू है, ये वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, और ये वैल्यू कैसी है, निगेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हम ये कह रहे हैं कि ये अगर मेटल सॉलिड M प्लस एन एक्वस में जाना चाहता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी एंथैल्पी में चेंज आएगी वो क्या आएगी, डेल्टा RH के क्या आएगी, बराबर आएगी। और ये डेल्टा RH इन तीन फैक्टर पर डिपेंड करता है, किस पर, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन और हाइड्रेशन पे डिपेंड करता है। अब देखिए एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जितना ज्यादा होगा, एनर्जी जितना ज्यादा रिलीज होगी, ठीक है, वो रिलीज एनर्जी इन दोनों एनर्जी को क्या करेगा, कंपनसेट करेगा। जब कंपनसेट करेगा तो डेल्टा RH की वैल्यू उतनी क्या आएगी, कम आएगी, मतलब कम एंथैल्पी में चेंज हमको रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो जितना ही कम एंथैल्पी में चेंज रिक्वायर्ड होगा उतना ही आसानी से M प्लस एन के फॉर्म में क्या होगा, जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, हम ये कहते हैं कि डेल्टा RH, ठीक है, ये जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है ये वैल्यू जितना ही क्या होगा, ज्यादा होगा, ये वैल्यू जितना ही ज्यादा होगा, इसको यहाँ से मेटल सॉलिड को M प्लस एन में जाने में उतनी ही क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। मतलब ये उतना अच्छे तरीके से अपने आयन के फॉर्म में नहीं जा पाएगा। इसका मतलब इसका आयन उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं ऐसे कि डेल्टा RH की वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी ऑफ M प्लस एन उतना ही क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और डेल्टा RH जितना कम होगा तो डेल्टा RH कम कैसे होगा, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जितना ज़्यादा होगा तो जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी ये दोनों एनर्जी को क्या करेगी, कंपनसेट करेगी, जिससे डेल्टा RH की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और डेल्टा RH की वैल्यू जितनी ज़्यादा कम होगी उतना आसानी से हमारा मेटल सॉलिड M प्लस एन एक्वस के फॉर्म में क्या हो जाएगा, चला जाएगा। ठीक है, अब अगर हम किसी भी मेटल आयन का स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमको तीनों एनर्जी चाहिए, आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए, सब्लिमेशन चाहिए, हाइड्रेशन चाहिए। अब तीनों का डाटा जब रखेंगे तब जा करके चेक करेंगे कि डेल्टा RH की वैल्यू ज़्यादा है या कम है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या करते हैं, यूज करते हैं। याद होगा हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ा रखा है कि जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल में, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या करती है, बढ़ती है, मतलब रिड्यूस होने की टेंडेंसी क्या करती है, बढ़ती है। रिड्यूस होने की टेंडेंसी मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। तो जब कोई मेटल आयन आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो अपने मेटल में चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसका आयन स्टेबल नहीं है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जिस मेटल के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, जितनी ज़्यादा होगी, मतलब रिड्यूस होने की टेंडेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही आसानी से M प्लस एन M में जाएगा, मतलब उसका M प्लस एन उतना ही क्या होगा, कम स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये चीजें हमको ध्यान रखना है। ओके, अब देखिए, अब यहां से कुछ जो है प्रैक्टिस देखेंगे हम लोग कि क्वेश्चंस इसमें क्या क्या बनते हैं और इसके एक्सेप्शंस क्या क्या आते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो स्कैंडियम के लिए, यहाँ पर अगर आप ध्यान दे रहे होंगे इस ग्राफ में, तो स्कैंडियम के लिए डाटा नहीं दिया गया है। E0 M+2 to M का जो डाटा है वो स्कैंडियम के लिए नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट वाले चैप्टर हमने पॉइंट्स में ये देखा था कि स्कैंडियम +2 नहीं एग्जिस्ट करता, वो +3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे E0 M+2 to M के लिए,
तो ई नॉट प्लस एम प्लस टू एम के लिए अगर आप देखेंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे कि स्कैंडियम की यहाँ डाटा नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि स्कैंडियम जो है वो +2 के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो +3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए स्कैंडियम का डाटा नहीं दिया गया है। अब यहाँ पर थोड़ा देखेंगे आप कि जब हम टाइटेनियम से वेनेडियम गए तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। टाइटेनियम, फिर वेनेडियम से क्रोमियम गए तो बढ़ा, मतलब रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी की क्या कर रही है? बढ़ रही है। टाइटेनियम से अच्छा इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर रहा है? वेनेडियम। वेनेडियम से अच्छा इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर रहा है? क्रोमियम। लेकिन जैसे ही हम मैग्नीज में आए तो आप क्या देख रहे हो कि ये डाटा तो सीधे निकलना चाहिए था, लेकिन आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर मैग्नीज के केस में ड्रॉप कर गया। मैग्नीज के केस में क्या कर गया? ड्रॉप कर गया, एसआरपी ड्रॉप कर गया। एसआरपी ड्रॉप कर देने का मतलब क्या हुआ कि मैग्नीज जो है वह Mn+2 से Mn में जाना पसंद नहीं करता। क्यों? Mn में जाना पसंद नहीं करता, इसके पीछे रीजन क्या है? तो देखिए, अगर Mn+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो Mn बनाता है, और आपको मालूम है कि Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d5 4s2, और Mn+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3d5 4s0, और ये हमारा जो 3d5 है वो क्या है? आपका हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड मतलब ये एक एक्स्ट्रा स्टेबल है। तो जब ये एक्स्ट्रा स्टेबल है तो क्या, ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ बात करते हैं कि Mn5 3d5 4s0, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि Mn+2 क्या कर रहा है? हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है, ठीक है, और वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में जा रहा है? Mn में जा रहा है, ठीक है। तो इसकी देखिए, अगर आप ध्यान देंगे तो इसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी जो है, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर रिड्यूस होने की टेंडेंसी क्या हो गई? कम हो गई। क्यों कम हो गई? इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि अगर Mn+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ऑलरेडी यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है? हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है, और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसके स्टेबिलिटी पर, इसके हाफ फील्ड स्टेबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अभी भी यह हाफ फील्ड है, इलेक्ट्रॉन गेन करने पर भी हाफ फील्ड है। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसकी स्टेबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसीलिए मैग्नीज क्या करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या कर लेता है? गेन कर लेता है। समझ में आ रहा है? तो यही रीजन है कि जो मैग्नीज जो होता है ये क्या करता है कि आराम से क्या करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके और आराम से Mn में चला जाता है। लेकिन अब वहीं अगर हम बात करते हैं आयरन की, अगर हम आयरन की बात करते हैं तो देखिए आयरन के केस में क्या करेगा? आयरन के केस में देखिए फिर से हमारा जो है एसआरपी क्या कर गया? बढ़ गया। मतलब आयरन जो है वो Fe+2 से Fe में जाना पसंद करता है। Fe+2 से क्या जाना पसंद करता है? Fe में जाना पसंद करता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, ध्यान दीजिएगा, कि अगर हम आयरन की बात करते हैं तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d6 4s2, और जब 3 इलेक्ट्रॉन गेन 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये क्या रहेगा? 3d6 4s0। अब आयरन के केस में क्या होता है कि आयरन की जो है रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर आयरन की रिडक्शन की पोटेंशियल वैल्यू जो है वह क्या है? यह मैग्नीज से क्या है? ज़्यादा है। मैग्नीज से ज़्यादा होने मतलब आयरन इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहता है? गेन करना चाहता है, ठीक है, और गेन करके 3d6 4s2 में जाना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पीछे रीजन क्या है कि रीजन ये है कि जो आयरन जो होता है, आयरन की आयोनाइजेशन एनर्जी, आयरन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वह क्या होती है? वह ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आयरन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि आयरन Fe से Fe+2 में जाना नहीं चाहता भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज किया तभी तो Fe+2 में जाएगा, और इसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? कम होती है। तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एनर्जी क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए, और जो एनर्जी लूज हो रही है, हाइड्रेशन एनर्जी, वो क्या हो रही है? कम हो रही है, ठीक है। इसलिए आयरन जो है वो Fe से Fe+2 में जाना पसंद नहीं करता है। इसका मतलब कि वो Fe+2 से Fe में ही रहना पसंद करता है। समझ में आ रहा है? वहीं अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर आप ध्यान दीजिए निकिल की, तो अगर हम निकिल की बात करते हैं तो निकिल में देखिए कोबाल्ट और निकिल, आप देखेंगे कोबाल्ट और निकिल में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अगर हम निकिल की बात करते हैं तो निकिल 2 इलेक्ट्रॉन अगर गेन करता है
तो गेन करके कहाँ चला जाता है, निकिल में चला जाता है। निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d क्या हो जाएगा 8 4s2, ठीक है, और ये क्या हो गया 3d 8, ठीक है। मतलब निकिल जो है वो +2 से निकिल में जा रहा है, तो निकिल +2 से निकिल में जा रहा है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो तो कोबाल्ट और निकिल में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया। इसका मतलब कि इसकी SRP जो है बढ़नी चाहिए थी, मतलब निकिल +2 से निकिल में जाना चाहिए था, लेकिन निकिल +2 में रहना चाहता है। यहाँ बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा है, जबकि आप देख रहे हो कि ग्राफ बढ़ रहा है, इसको भी यहाँ पे बढ़ना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे ग्राफ क्या कर गया, करीब करीब जो है इक्वल रह गया, ठीक है, किसका, कोबाल्ट और निकिल का। तो रीजन क्या है, तो रीजन ये है कि जो ये हाइड्रेशन एनर्जी होती है, ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ निकिल जो होती है वो बहुत ही हाई होती है, ठीक है। जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है, इसकी निगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी होती है, ये बहुत ही हाई होती है। बहुत ही हाई होने का मतलब क्या हुआ कि ये क्या करता है, निकिल से जो इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी जो है रिक्वायर्ड होती है, जिसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, वो उसको क्या कर देती है, फुलफिल कर देती है। और यही रीजन होता है कि निकिल +2 जो होता है वो निकिल में जाना पसंद उतना अच्छा नहीं करता है, वो निकिल +2 में ही रहना क्या करता है, पसंद करता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिए जिंक को, ठीक है, अगर आप जिंक को ध्यान देंगे आप तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जिंक के केस में SRP बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। मतलब Zn+2 जो होता है वह Zn में जाना पसंद ही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं पसंद कर रहा है, क्योंकि जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 3d 10 4s2 और Zn+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 3d 10 4s0। तो ये क्या है, फुल्ली फील्ड है। फुल्ली फील्ड का मतलब ये एक्स्ट्रा स्टेबल है, Zn+2 एक्स्ट्रा स्टेबल है। तो अगर ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रख रहा है, ठीक है, तो बताइए Zn+2 Zn में जाना पसंद करेगा नहीं। और यही रीजन है कि इसके SRP एकाएक क्या कर गई, डिक्रीज कर गई, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पर आपको एक एडिशनल चीज दिखाई दे रहा है, क्या, कॉपर, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन आता है। अगर आप जितने भी एलिमेंट्स हैं 3D सीरीज के, अगर आप देखिए तो सबकी E0 M+2 टू M की जो वैल्यू है वो सब 0 से कम है, मतलब निगेटिव में है। लेकिन कॉपर ही एक ऐसा यूनिक एलिमेंट है जिसकी जो E0 कॉपर +2 टू कॉपर की वैल्यू जो है वह क्या है, पॉजिटिव है। करीब करीब आपका होता है 0.34 वोल्ट पॉजिटिव होता है। अब क्वेश्चन है ऐसा क्यों, ठीक है, पॉजिटिव क्यों है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर +2 जो है वह 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके और किस में जाना चाहता है, कॉपर में जाना चाहता है। कॉपर में जाना मतलब 3d 10 4s2 और ये क्या हो गया 3d 10 4s1 और ये क्या हो गया 3d 9, ये क्या हो जाएगा 3d 9 4s0। एक इलेक्ट्रॉन 4s से और एक इलेक्ट्रॉन 3d से। मतलब कॉपर +2 जो है वह कॉपर में जाना क्या कर रहा है, पसंद कर रहा है। ऐसा क्यों होता है, मतलब कॉपर +2 में रहना पसंद नहीं करता। तो इसके पीछे रीजन ये होता है कि इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है, ठीक है, इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है, ठीक है, ये इतना ज्यादा जो होती है वह इतना हम कह सकते हैं कि हाईली क्या होती है, या हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा क्या होती है, कम निगेटिव होती है। मतलब ये यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है इतना कम रिलीज होती है, ठीक है, कि वह आयनाइजेशन एनर्जी और सब्लिमेशन एनर्जी दोनों को कंपनसेट नहीं कर पाती। कॉपर के केस में क्या होता है कि जो हाइड्रेशन, यहाँ पर जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है, ये जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वह इतना कम होती है, इतना ज़्यादा कम होती है कि वह सब्लिमेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी को कंपनसेट नहीं कर पाती है। तो जब कंपनसेट नहीं कर पाएगा तो कॉपर जो होता है वह कॉपर +2 में जाना पसंद नहीं करेगा। और यही रीजन है कि कॉपर जो है वह कॉपर +2 के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे यही एक और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉपर जो होता है, जब कॉपर में हम लोग HCl डालते हैं, प्रोटिक एसिड डालते हैं, हम लोग पढ़े ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में
कि जब हम किसी भी मेटल के अंदर क्या करते हैं, एसिड डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस क्या होता है, लिबरेट होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब कॉपर में हम HCl डालते हैं तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, कॉपर क्लोराइड अब प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करना चाहिए, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि कॉपर की जो है रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होती है वो हाइड्रोजन से क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, वह क्या होती है, हाइड्रोजन से भी क्या होती है, ज्यादा होती है। और यही रीजन है कि हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाता। ठीक है, और जब ये इसका इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाता, आपको देख रहे ना कि हाइड्रोजन का यहाँ पर कितना है, +1, और यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, 0। तो अगर हाइड्रोजन जो है इसकी SRP जो है वह कॉपर से कम है, मतलब रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम है। और रिड्यूस कब होगा, जब इसके इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन को ले नहीं पाता, जिसके कारण यह हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं हो पाता है। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब हम कॉपर का ऑक्सो एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, ऑक्सो एसिड मतलब कॉपर का अगर हम क्या करते हैं, नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराएं, ठीक है, या हॉट कॉम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएं कंसंट्रेटेड, तब ये बना लेता है क्या, कॉपर नाइट्रेट प्लस NO2 और प्लस H2, और ये बना लेता है कॉपर सल्फेट प्लस SO2 प्लस H2। तो यार एक्सो एसिड से कॉपर रिएक्शन करता है। एक्सो एसिड मतलब ऐसा एसिड जिसके अंदर क्या हो, ऑक्सीजन हो, उससे यह रिएक्शन करके कॉपर नाइट्रेट और कॉपर सल्फेट यह बना लेता है, का साल्ट बना लेता है। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं, देखिए यहाँ पर नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड होता है, एज ए एसिड नहीं यूज होता है, यहाँ पे ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा यूज होता है। ठीक है, अब जैसा आप जानते हो ना कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या जाता है, नेचर 3 तरह का होता है, वो एज ए एसिड भी काम करता है, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम करता है, एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी काम करता है। यहाँ पर जो है सल्फ्यूरिक एसिड जो वो कैसा काम कर रहा है, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है। ठीक है, ऐसे नाइट्रिक एसिड भी एसिड जैसा काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम करता है, तो यहाँ पर भी नाइट्रिक एसिड कैसा काम करता है, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम करता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया कि वाई इज कॉपर +2 क्रोमियम +2 रिड्यूसिंग एंड Mn+3 ऑक्सीडाइजिंग व्हेन बोथ हैव D4 कॉन्फिगरेशन। अगर आप देखिए तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर क्रोमियम +2 की बात करते हैं तो क्रोमियम +2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या आता है, आर्गन 3D4 4s0, और मैग्नीज की अगर हम बात करते हैं मैग्नीज +3 की, तो मैग्नीज +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, मैग्नीज +3 का होता है 3D4 4s0। अगर आप देखें तो दोनों के केस में क्या है, दोनों के केस में अगर आप ध्यान दीजिए तो दोनों के केस में कॉन्फिगरेशन D4 है, लेकिन डिफरेंस क्या है, अगर डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर कह रहा है कि कॉपर क्रोमियम +2 जो होता है एक रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा काम कर रहा है, जबकि Mn+2 जो होता है वह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम कर रहा है। ऐसा क्यों, देखिए क्रोमियम +2 जो होता है वह एक रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब रिड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करेगा, ठीक है, रिड्यूस करेगा मतलब क्या हुआ है, किसी न किसी के इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तभी तो रिड्यूस होगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। तो क्रोमियम +2 अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो ये बनाता है क्रोमियम +1, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या आ जाएगा 3D3 4s0। और मैग्नीज +2 क्या कर रहा है, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम कर रहा है। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या है कि ये ऑक्सीडाइज मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है, लेकिन खुद को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक मिनट, यह एक रिड्यूसिंग एजेंट है ना, तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ, दूसरे को रिड्यूस करना और खुद को क्या करना, ऑक्सीडाइज करना। ठीक है, तो जब यह खुद को ऑक्सीडाइज करेगा तो क्रोमियम +2 से क्या बना देगा, क्रोमियम +3, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या आ जाएगा 3D3। ठीक है, वहीं मैग्नीज +3 क्या करेगा, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा Mn+3 तो ये क्या बना लेगा, Mn+2 बना लेगा। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या आ जाएगा 3D5। अब आप देखिए, अगर हम यहाँ पर देखिए कि क्रोमियम +2 से क्रोमियम +3 में जाना पसंद कर रहा है, ऐसा क्यों, तो देखिए हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में देखेंगे कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनके जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ये डी जनरेट डी ऑर्बिटल जो होते हैं, यह 2 पार्ट में क्या कर जाते हैं, स्प्लिट कर जाते हैं। ठीक है, क्यों स्प्लिट कर जाते हैं,
उसके पीछे भी हम रीजन बताएंगे आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जब पढ़ाएंगे। अभी के लिए इतना आप जानेंगे कि इसके जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो दो पार्ट में क्या कर जाते हैं, स्प्लिट कर जाते हैं। किसमें किसमें, ईजी में और क्या हो गया T2G में। अगर यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3। तो अब ये 3 इलेक्ट्रॉन T2G ईजी में भरेंगे। तो अगर T2G में ये 3 इलेक्ट्रॉन अगर भरते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ बढ़ता है, लोअर एनर्जी, फिर किसमें बढ़ता है, हाई एनर्जी। तो ये कैसा हो गया, हाफ फील्ड हो गया। ये कैसा हो गया, हाफ फील्ड। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि जब यह एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ये T2G3 हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर रहा है, जिसके कारण ये क्या हो जा रहा है, स्टेबल हो जा रहा है। और यही रीजन है कि क्रोमियम +2 जो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्रोमियम +3 में जाना पसंद करता है। वहीं अगर बात करते हैं Mn+3 की, तो वह एक इलेक्ट्रॉन गेन करके वह Mn+2 में जाना पसंद करता है, मैं D5 बनाना चाहता है। ऐसा क्यों, क्योंकि D5 जो इसका क्या है, हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड मतलब एक्स्ट्रा स्टेबल है। तो जब यह एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जा रहा है, तो वो चाहता है कि मैं स्टेबल हूं, और इसके लिए वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो वही करा कि क्रोमियम +2 इज रिड्यूसिंग एज द कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस फ्रॉम D4 to D3, the later having a half field T2G level. ठीक है, on the other hand the changes from M+3 to M+2 result in the half field D5 stable configuration. ठीक है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब एक चीज और देखिए, अगर हम इसके ट्रेंड्स की बात करते हैं, E0 M+3 to M+2 के ट्रेंड्स की बात करते हैं, तो देखिए स्कैंडियम जो है, अगर आप ध्यान देंगे तो स्कैंडियम नहीं शो कर रहा है। अगर इसके ट्रेंड M+3 to M+2 की बात करें तो स्कैंडियम नहीं शो कर रहा है। क्यों नहीं शो कर रहा है सर, क्योंकि स्कैंडियम जब +3 से एक इलेक्ट्रॉन ले करके स्कैंडियम +2 में जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d0 4s0। और जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3d1 4s। तो आप क्या देख रहे हो कि जब स्कैंडियम +3 में था तो इसके बाद नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। कैसा कॉन्फ़िगरेशन था, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक, जो कि हाईली क्या है, स्टेबल है। तो जब वो स्टेबल है तो स्टेबल से अनस्टेबल में जाना पसंद नहीं करेगा, और इसीलिए स्कैंडियम जो है वह E0 Sc+3 E0 Sc+3 to Sc+2 की वैल्यू शो नहीं करता। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पे अगर हम और देखें, अगर हम तो देखिए, अगर हम टाइटेनियम की देखिए तो देखिए SRP इसकी 0.37 है, लेकिन जैसे ही वेनेडियम में गए तो ये क्या कर गया, घट गया। ठीक है ना, SRP घट गया। मतलब SRP घटने का मतलब क्या हुआ कि वेनेडियम जो है वह एक इलेक्ट्रॉन गेन करके वह V+2 में जाना पसंद नहीं करता। अच्छा, वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d3 4s2। ठीक है, तो जब हम इसका जो है एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, निकाल देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3d3 कितना होता है, 3d3 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3d2 4s0। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं तो वेनेडियम का कितना है, +3, और यहाँ वेनेडियम का क्या है, +2। मतलब वेनेडियम एक इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में जा रहा है, +2 में जा रहा है। तो जब वेनेडियम जो है वह एक इलेक्ट्रॉन गेन करके +3 से किस में जा रहा है, +2 में जा रहा है। ठीक है, वेनेडियम जो है वह एक इलेक्ट्रॉन गेन करके +3 से कहाँ जा रहा है, +2 में जा रहा है। तो अगर इसकी स्टेबिलिटी को अगर हम बात करते हैं तो देखिए, यह टाइटेनियम जो है से जब वेनेडियम जा रहा है तो ये -0.37 से -0.26 हो जा रहा है। मतलब निगेटिव का वैल्यू क्या कर रहा है, निगेटिव का वैल्यू घट रहा है कि बढ़ रहा है, निगेटिव का वैल्यू बढ़ रहा है। देखिए, जब कोई चीज माइनस में होता है, ठीक है, और जब वो वैल्यू जो है माइनस की वैल्यू कम होती जाती है तो इसका मतलब वो वैल्यू क्या हो रही है, पॉजिटिव की तरफ जा रही है, मतलब वो वैल्यू क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो देखिए, इसका मतलब यह कि टाइटेनियम से वेनेडियम जाने पे SRP क्या किया, बढ़ा। SRP क्या किया, बढ़ा। मतलब वेनेडियम +3 से +2 में जाना पसंद कर रहा है। ठीक है, तो अगर वेनेडियम +3 से +2 में जाना पसंद कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये रिड्यूस होना चाह रहा है। क्यों रिड्यूस होना चाह रहा है, क्योंकि अगर हम देखें 3d3 तो ये क्या लगता है, T2G3 एक्स्ट्रा स्टेबल
कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगता है। ठीक है, चूंकि ये स्टेबल है, इसके कंपेरिजन में D2 कंपेरिजन D3 ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए वेनेडियम +3 से +2 में जाना पसंद कर रहा है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें और तो फिर से देखिए यहाँ पे क्रोमियम में क्या हुआ, SRP क्या किया, फिर से घटा। ठीक है ना, SRP देखिए ये -0.26 था, अब ये वैल्यू क्या हो गई, निगेटिव वैल्यू क्या कर रही है, बढ़ रही है, निगेटिव वैल्यू बढ़ी, -0.41 हो गया। ऐसा क्यों हुआ, फिर इसका मैग्नीज गए, तो मैग्नीज जब गए तो देखिए SRP क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। ठीक है, मतलब अगर आप देखिए तो क्रोमियम +3 और एक इलेक्ट्रॉन लेकर के क्रोमियम +2 में, तो क्रोमियम +2 की बात करते हैं तो क्रोमियम +2 का क्या होता है, 3D4 और 4s0, और क्रोमियम +3 का क्या होता है, 3D3 4s0। तो जब क्रोमियम +3 से +2 की अगर हम बात करें तो इसका डाटा देखिए कि आप क्या देख रहे हो कि जब हम वेनेडियम से क्रोमियम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, निगेटिव वैल्यू क्या कर रही है, बढ़ रही है। मतलब क्रोमियम जो है वो +3 से +2 में जाना पसंद नहीं कर रहा है। क्यों नहीं जाना पसंद कर रहा है, क्योंकि जब क्रोमियम +3 में था तो D3 मतलब हाफ फील्ड, T2G3 था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। ठीक है, अब ये D4 हो जा रहा है, तो चूंकि ये स्टेबल है इसके कंपेरिजन में, इसीलिए क्रोमियम +3 से क्रोमियम +2 में जाना पसंद नहीं कर रहा है। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं मैग्नीज की, तो मैग्नीज जो है वह एक इलेक्ट्रॉन ले करके मैग्नीज +2 में जाना पसंद कर रहा है। देखिए वैल्यू पॉजिटिव हो गई, यहाँ देख रहे हैं वैल्यू सीधे सीधे क्या हो गई, जब क्रोमियम से मैग्नीज जा रहा है तो वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। मतलब ये जाना पसंद कर रहा है। क्यों जाना पसंद कर रहा है कि अगर आप मैग्नीज +2 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये क्या होता है, मैग्नीज का कितना होता है, 3D5 4s2, 4s2 का 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ये क्या होगा 3D5 4s0, और ये क्या होगा 3D4 4s0। तो आप क्या देख रहे हो कि यह हाफ फील्ड है, 3D5 क्या है, हाफ फील्ड है। तो जब ये स्टेबल है तो +3 +2 में जाना पसंद क्या करेगा, जाना पसंद करेगा, इसीलिए इसकी वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। ठीक है, अच्छा और देखिए तो जब हम ये आयरन जा रहे हैं तो फिर थोड़ी सी घटी, लेकिन ये भी क्या कर रहा है, Fe+3 से Fe+2 में जाना पसंद कर रहा है। कोबाल्ट भी जाना पसंद कर रहा है, लेकिन निकिल, कॉपर, जिंक ये सब जाना पसंद नहीं करते। ठीक है, जिंक जो होता है, अगर जिंक की बात करते हैं तो वैल्यू कुछ नहीं। देखिए आप जिंक की अगर आप देखिए तो इस जिंक के लिए अगर आप बात करते हैं जिंक +3 से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के जिंक +2 में, तो जिंक +3 में स्टेबल ही नहीं रहेगा। ठीक है, क्यों नहीं स्टेबल रहेगा, क्योंकि 3D10 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, Zn+2 का 3D10, और इसका क्या होगा 3D9। चूंकि ये स्टेबल है तो ये तो इसमें जाना ही पसंद नहीं करेगा। तो जब ये जाना ही पसंद नहीं करेगा तो Zn+2 से Zn+2 के लिए E0 की वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप एक बार जो है आप स्क्रीनशॉट लेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो देखिए स्टूडेंट, ओवर हमने रिडक्शन पोटेंशियल में जो हम लोगों ने फैक्टर लेकर के वर्क किया वो क्या क्या लेकर किया, हाइड्रेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी का फैक्टर लिया, रिडक्शन पोटेंशियल का फैक्टर लिया। समझाने के लिए हमने हाइड्रेशन एनर्जी और साथ साथ में हम लोगों ने क्या किया, T2G3 वाला कॉन्फ़िगरेशन भी लिया हमने, हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को लेकर के समझाया। ठीक है, कि कौन आयन किस फॉर्म में स्टेबल रहना चाहता है और कौन आयन किस फॉर्म में स्टेबल रहना नहीं चाहता। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद से हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स को लेकर के क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू।